तो ये जो एंटिटी थी, ये कोई मामूली एंटिटी नहीं थी, ये एंटिटी थी बेताल की। बेताल एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी होती है। इनको ऐसा लगा कि नॉर्मल अंजलि के ऊपर कोई भूत प्रेत हो जाता है। अब बेताल में भी बहुत तरीके के बेताल होते हैं और इसके ऊपर जो बेताल था, ये था तम बेताल, जो कि पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है। तम बेताल इसके ऊपर में था और इसके बाद इन्होंने नॉर्मली उसे ट्रीट करने की कोशिश की। इन्होंने कुछ उनको खाने के लिए दिया, कुछ पीने के लिए दिया और कुछ ताबीज में कुछ भर करके अपनी कोई औषधि वगैरह अंजलि को पहना दी। उसी रात से उनके घर में किसी के चलने की आवाज़ आती है। ऐसा फील होता था जैसे कि बहुत बड़ा आदमी हो, जिसके कम से कम इतने बड़े बड़े पैर हो और वो पैर को अपने पटक पटक कर चला। उनके घर में ऐसी आवाज़ें आया करती थी। उनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, ग्राउंड फ्लोर में केवल कमरे बने हुए थे और किसी कमरे में उनकी बेटी रहा करती थी, किसी कमरे में उनकी बहू, किसी कमरे में वो खुद रहा करते थे और एक कमरे में उनका मंदिर, किचन वगैरह समथिंग ऐसा ऐसा बना हुआ था। इसके बाद क्या होता है कि अब 3-4 दिन के बाद रात में उनके घर में कोई कंकड़ फेंक रहा होता है। ये सब जग जाते हैं और सोचते हैं कि मतलब अब हमारे घर में ऐसा क्या हो रहा है कि जनरली कुछ ना कुछ कंटिन्यू लगा हुआ है। उधर वो अंजलि भी बीच में आती है। जब इनके घर में ये सब चीज़ें हो रही थी, अंजलि भी आती है और कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ। वो चीज़ मुझे रोज़ आकर के धमकी देती है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा। हेलो वीवर्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल द स्पिरिट हंटर्स में। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खौफनाक और बहुत ही डरावनी स्टोरी लेकर के आई हूँ, जिसमें आप ये जानोगे कि कैसे एक तांत्रिक का जीवन किसी एक जिन ने खराब कर दिया और वो हुआ क्यों, कैसे हुआ और किस लिए हुआ, किस तरीके से हुआ। ये सब आपको जानने को मिलेगा और आप ये भी जान पाओगे कि हर चीज़ हर इंसान के लिए सही नहीं होती है। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ में, और मेरे चैनल को और हमें बहुत सारा प्यार देते रहें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आज की जो ये वीडियो है, ये है झारखंड की। और झारखंड के एक छोटे से गांव में एक फैमिली रहा करती थी, जहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो लोक देवी देवताओं को पूजा करते हैं और उन पे उनकी सवारियाँ भी आती है और उससे लोगों का इलाज करते हैं। एक जो ये फैमिली की स्टोरी मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये ऐसी ही किसी एक फैमिली से बिलोंग किया करती थी। एक औरत थी जो पूरी ज़िंदगी जिसने माता की खूब सेवा करी और उनकी कोई लोकल माता थी वो, और उनके शायद घर के आसपास कोई शक्तिपीठ है, वहाँ पे उन्होंने खूब सेवा वगैरह की। लास्ट में जब वो लगभग 40 साल के आसपास की होती हैं, तब उनके ऊपर नवरात्रों में अचानक से माता की सवारी आती है। अब इस बारे में तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट में क्लियर कर रखा है कि ये चीज़ होती क्या है, कैसे होती है, पर मैं यहाँ पे सिंपली आपको एक स्टोरी रख रही हूँ आपके सामने। तो मैं ज़्यादा डीपली इसके बारे में नहीं बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका मज़ा खराब हो जाएगा। तो अब इनके ऊपर में माता की सवारी आना शुरू हो जाती है और जब सवारी आना शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे ये लोगों को देखना शुरू करते हैं। ऐसे ही एक बार लोगों को देखते देखते इनके पास एक बहुत ही खतरनाक केस आता है, जिसके बारे अब मैं आपको बताने वाली हूँ। इनके पास, जैसे मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए नाम बताती हूँ, सुमित और सुनीता। ठीक है, सुमित और सुनीता की फैमिली लोगों को क्योर किया करती थी और इनके सामने एक फैमिली जिसका नाम हम अंजलि रख देते हैं, अंजलि की फैमिली क्योर करवाने के लिए पहुंचती है। तो वो चावलों में, लगभग चावलों को ऐसे देख करके पढ़ करके, जी सबका अपना तरीका होता है बताने का, तो वो चावलों को देख करके बताया करती थी कि किसी के घर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो अंजलि की फैमिली आती है उनके पास में और उनसे दिखाती है कि हमारी फैमिली में क्या इतनी प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तब उन्होंने 2 लौंग दिया, जो उन्होंने अपने मंदिर में चढ़ा रखा था, और जो ये पीड़िता थी इसका नाम अंजलि था। अंजलि को उन्होंने 2 लौंग खाने के लिए दिया। खाने के बाद उन्होंने अंजलि को एक कोने में बिठा दिया। कोने में बिठाने के बाद में थोड़ी देर के बाद में, मतलब लगभग आधे घंटे बाद में, धीरे धीरे अंजलि की बॉडी शिवरिंग होने लगी, मतलब कांपने लगी बहुत ज़्यादा। और कांपते कांपते उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया, आंखें बिल्कुल, आंखों के अंदर जो हमारी पुतली होती है ऊपर चढ़ गई, आंखें बिल्कुल वाइट सी, और ज़ोर ज़ोर से वो अपने पैर को पटकने लग गई, सिर हिलाना लग गई। और इसके बाद जो सुमित और सुनीता की फैमिली थी, उन्होंने सोचा कि नॉर्मली कोई भूत है तो हम उसे ट्रीट करते हैं। उन्होंने उसके बाल पकड़े, 2-3 थप्पड़ लगाए और उससे बात वगैरह की।
बात करते करते अंजलि के ऊपर जो चीज़ आई थी वो तो आइडेंटिफाई वो नहीं कर पाए कि उसके ऊपर चीज़ क्या थी। पर अब यहाँ से जो कहानी में ट्विस्ट आता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये जो एंटिटी थी ये कोई मामूली एंटिटी नहीं थी, ये एंटिटी थी बेताल की। बेताल एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी होती है। इनको ऐसा लगा कि नॉर्मल अंजलि के ऊपर कोई भूत प्रेत हो जाता है। अब बेताल में भी बहुत तरीके के बेताल होते हैं और इसके ऊपर जो बेताल था ये था तम बेताल, जो कि पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है। तम बेताल इसके ऊपर में था और इसके बाद इन्होंने नॉर्मली उसे ट्रीट करने की कोशिश की। इन्होंने कुछ उनको खाने के लिए दिया, कुछ पीने के लिए दिया और कुछ ताबीज़ में कुछ भर करके अपनी कोई औषधि वगैरह अंजलि को पहना दी। अंजलि से बहुत बात विमर्श किया और ये इन्होंने जोश जोश में आकर के एक शब्द गलत कह दिया। अंजलि के ऊपर जो सवारी आई थी उससे ये कह दिया कि ठीक है अब तो इसके शरीर को छोड़ के मेरे दरबार में रहे। यहाँ पे जो इन्होंने ये गलती की ये इनको बहुत भारी पड़ गई। अब क्या होता है, अंजलि घर जाती है। अंजलि के ऊपर भी इसकी परेशानी बनी हुई थी, पहले से थोड़ी कम हो जाती है लेकिन ये परेशान रहती है। सवारी अंजलि के ऊपर भी आया करती है, लेकिन जिस दिन इन्होंने इसको ट्रीट किया था अंजलि को, उसी रात से उनके घर में किसी के चलने की आवाज़ आती है। ऐसा फील होता था जैसे कि बहुत बड़ा आदमी हो जिसके कम से कम इतने बड़े बड़े पैर हो और वो पैर को अपने पटक पटक कर चलाओ, जैसे कि अगर आप पैर पटक के चलोगे तो आवाज़ आती है। सेम इसी तरीके से उनके घर में ऐसी आवाज़ें आया करती थी। उनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, ग्राउंड फ्लोर में केवल कमरे बने हुए थे और किसी कमरे में उनकी बेटी रहा करती थी, किसी कमरे में उनकी बहू, किसी कमरे में वो खुद रहा करते थे और एक कमरे में उनका मंदिर, किचन वगैरह समथिंग ऐसा-ऐसा बना हुआ था। इसके बाद वो फ़ील करते हैं कि ठीक है पहली रात गुज़र गई तो लगभग उनके पास ऐसा होता रहता था क्योंकि वो लोगों की ट्रीटमेंट करते थे, तो कभी-कभी शक्तियाँ आकर के परेशान करती थी। इस बार क्या होता है कि फर्स्ट डे तो उनको बस पैरों की आहट सुनाई देती है। दूसरे दिन उनको बहुत ही तेज़ खुशबू आती है और वो खुशबू किस चीज़ की थी ये आइडेंटिफ़ाई कर पाना बहुत ही मुश्किल था। ना तो आप उसे परफ्यूम कह सकते हो, ना उसे इत्र कह सकते हो, ना आप किसी फूल का नाम दे सकते हो। वो बहुत ही अलग सी खुशबू होती है और वो उनकी फैमिली में शाम के वक़्त 6 बजे के बाद में आना शुरू होती है। फिर उसके बाद ये खुशबू धीरे-धीरे पूरे घर में फैल जाती है और उस खुशबू से सभी के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। मतलब एक सिर का दर्द ऐसा होता है कि नॉर्मली आपने दवाई खाई और ठीक हो गया और एक होता है कि टेंस वाला दर्द, चिड़चिड़ापन होना और बहुत तेज़ सिर दर्द होना। कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता था सभी को कि उनका सिर फट जाएगा। सुमित और सुनीता को नहीं होता था, ये उनकी पूरी फैमिली में जितने लोग रहा करते थे उन सबको होता था। फिर उसके बाद रात में क्या होता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, वो अपने घर में कुछ धूनी वगैरह जलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हवन वगैरह भी करते हैं क्योंकि वो जानकार थे। इसके बाद क्या होता है कि अब 3-4 दिन के बाद रात में उनके घर में कोई कंकड़ फेंक रहा होता है। छत पे अगर आप छोटे-छोटे ईंट फेंको तो आवाज़ें आती है रात में। सेम इसी तरीके से इनके घर में आवाज़ें आती है कि कोई कंकड़ फेंक रहा हो, छोटी-छोटी गिट्टी, ईंट, है ना? वो फेंक रहा हो। ये सब जग जाते हैं और सोचते हैं कि मतलब अब हमारे घर में ऐसा क्या हो रहा है कि जनरली कुछ न कुछ कंटिन्यू लगा हुआ है। उधर वो अंजलि भी बीच में आती है। जब इनके घर में ये सब चीज़ें हो रही थी, अंजलि भी आती है और कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ। वो चीज़ मुझे रोज़ आकर के धमकी देती है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूँगा और ना तुझे सही करने वाले को छोड़ूँगा। मैं उसके भी पूरे परिवार को बर्बाद कर दूँगा और तुझे तो मैं अपने साथ लेकर के ही जाऊँगा अगली अमावस्या आने तक। वो धमकी देता है रोज़ आकर के। तो इन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। फिर उन्होंने फिर से कुछ अपना उतारा वगैरह किया अंजलि का और ट्रीटमेंट करना शुरू किया। पर अंजलि के ऊपर किसी भी चीज़ का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा था, मतलब ना तो किसी उतारे का प्रभाव, ना किसी मंत्र का प्रभाव। फिर वो सुनीता के अलावा कहीं और भी जाते दिखाने, क्योंकि मरता क्या ना करता। यहाँ पे सुमित और सुनीता सो रहे होते रात में। अब उनके घर में क्या होता है कि उनकी जो बहू होती है उसके कमरे में ज़ोर-ज़ोर से ईंटें फेंकी जाती हैं और जिसने ईंटें फेंकी वो दिख ही नहीं रहा। खिड़की किसने खोली ये भी नहीं दिख रहा। पहले की खिड़कियाँ होती थी, लकड़ी की बनी होती थी और रॉड लगाए होते थे पतले-पतले। ऐसी खिड़की बनी हुई थी, उस खिड़की के अंदर ज़ोर-ज़ोर से कोई ईंटें फेंक रहा था और ईंट उनके ऊपर ना गिर के उनके चारों तरफ गिर रही थी। ये तुरंत चिल्लाती है, "मम्मी, मम्मी आओ, आओ देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?" फिर पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है और वो ये देखते हैं कि उनके पूरे घर में ईंट फैला हुआ है। फिर वो साफ़ करते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि मतलब ऐसा क्या हो रहा है? कौन-सी ऐसी अदृश्य शक्ति है? जिस भी देवी-देवता की सवारी उनके ऊपर आती थी, अब वो भी नहीं आ रही थी। वो भी नहीं आ पा रही थी। बॉडी शिवरिंग होती थी, बॉडी काँपती थी उनकी बहुत ज़्यादा और ऐसा फ़ील होता था कि देवी या देवता जो भी उनके ऊपर आते थे, वो आना तो चाह रहे पर आ नहीं रहे हैं।
अब उनकी पूरी बॉडी में दर्द रहा करता था। यहाँ अमावस्या आने में केवल 5 से 6 दिन ही बचे थे और सुमित और सुनीता अंजलि को लेकर के भी परेशान थे और अपने घर की परिस्थिति से भी परेशान थे। ऐसा होता था कि कोई गुरु वगैरह नहीं होते थे और लोग ऐसे ही थोड़ा बहुत सीख करके अपना करना शुरू कर देते थे। तो अब क्या होता है कि सुनीता की जो बेटी होती है वो अपने कॉलेज गई होती है। कॉलेज जाते ही वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद में उसके कॉलेज से उसको घर ड्रॉप करने की कोशिश की सुनीता की बेटी को। सुनीता की बेटी बीच रास्ते तक अपने दोस्त के साथ आती है। उसके दोस्त को वहाँ पे अचानक से ऐसा लगता है कि उसके भी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही हो। तो सुनीता की बेटी ये कहती है कि तुम अपने घर चली जाओ और मैं अपने घर यहाँ से रिक्शा लेकर के चली जाऊँगी। वहाँ से वो चली आती है और गाँव का माहौल था तो गाँव में इतना रिक्शा वगैरह नहीं हुआ करता था। 3 पहिए वाले रिक्शे चलते थे वहाँ पे। और इसके बाद जब वो बीच रास्ते में आती है, बीच रास्ते से ही वो गायब हो जाती है और पूरे 36 घंटे के बाद वो मिलती है वहाँ पे। उसे होश आता है कि वो एक जंगल में पड़ी हुई है, बेसहारा, बिल्कुल ऐसे ही सुस्त। उसके बाद वो उठती है, शरीर पे कोई खरोच नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उठती है, उठ के सीधा वो घर भागने की कोशिश करती है। घर जाती है किसी तरीके से। उसके माँ-बाप बहुत रोते, कहते तू कहाँ गई थी? कह रही थी मुझे नहीं पता। मुझे किसी ने, ऐसा लगा कि रास्ते में किसी ने मुझे गोद में उठाया और ले जा कर के किसी पेड़ के पास पटक दिया और मैं वहीं पड़ी हुई थी। अभी उठी हूँ मैं, अभी मुझे होश आया और मैं अभी घर आई हूँ। सुनीता यहाँ बहुत ही ज़्यादा तंग आ जाती है। अब ये सोचती है कि अब ये मैं कैसे सही करूँ? इसके बाद सेम उसी शाम को, जिस दिन इसकी बेटी घर आती है, उस दिन उसी शाम को क्या होता है, यहाँ अंजलि की फैमिली आती है, बहुत रोना-धोना करती है कि मेरी बेटी को बचा लो। अंजलि के हाथ-पैर पूरे काले पड़ जाते हैं, नाखून उसके पूरे, ये नाखून वगैरह सब कुछ ब्लैक पड़ने लग जाते हैं। धीरे-धीरे ब्लैकनेस जो है उसकी उँगलियों में भी बढ़ना शुरू हो जाती है और होंठ काले हो जाते हैं, जीभ पूरी ब्लैक हो जाती है, उसकी आँखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और वो कहती है कि अगर मुझे नहीं बचाया तो शायद मैं नहीं बचूँगी। आप प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ कहीं जाओ, सही कराओ। अब सारे के सारे एक साथ मतलब परेशान हो गए हैं। यहाँ सुमित और सुनीता ने भी लड़ाई कर ली कि जब से हमने तुम्हारी बेटी को देखा है, जब से तुम आए हो मेरे घर पे, तब से मेरे घर में भी कोई न कोई परेशानी हो ही रही है। शाम को फिर दूध लेने के लिए जाता है। दूध लेने के लिए जब वो निकलता है तो उसे फिर से वो शक्ति मदहोश कर देती है, बेहोश कर देती है, मतलब वो अपने होश में नहीं रहता। और जहाँ पे मुर्गियों का पालन होता है, वहाँ पे मुर्गियों की जहाँ पे पॉटी होती है, वहाँ पे ले जा कर के इसके पति को गिरा देता है और इसके पति को कोई होश नहीं रहता। वो खुद ही चल कर जाता है और वहाँ पे गिर के बेहोश हो जाता है। जब 1 डेढ़ घंटे के बाद में लोग देखते हैं कि वो वहाँ बेहोश पड़ा है, तो लोग उसे उठाते हैं, डाँटते हैं कि तुम्हें दिखता नहीं, यहाँ पे गंदगी पड़ी है, तुम यहाँ पे आके सोए हुए हो, दारू इतनी क्यों पीते हो? उसने कहा मैं दारू नहीं पीता हूँ। और फिर जब वो अपने गाँव के बारे में बताया तो सुनील और सुनीता को सभी जानते थे। तो सबने उसे उसके शरीर को साफ वगैरह किया और फिर घर पहुँचाया। सुनीता ये देख कर के बहुत परेशान हो गई, बहुत रोने लग गई और उसने कहा कि अब मेरे परिवार को और मेरे पति बच्चों को कौन बचाएगा? फिर वो बहुत रोती है, बहुत रोती है। फिर वहाँ पे उनके बेटे को उन्होंने सब कुछ बताया। उनका बेटा उनके साथ नहीं रहता था। उनका बेटा दिल्ली में जॉब कर रहा होता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा हमारे घर में काफ़ी दिन से चल रहा है। फिर उनके बेटे ने हमसे जब कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट करने के बाद जब स्कैनिंग हुई, स्कैनिंग में ऐसे होश उड़े क्योंकि जो ये एंटिटी निकल के आई थी, ये किसी को पता नहीं चली थी। ये तमपिशाच की एंटिटी थी और जो इनके ऊपर सवारी आती थी सुनीता के ऊपर में, ये लोक देवी-देवता का नाम लेकर के तंत्र से भेजी हुई मसानियाँ आया करती थीं। सच में देवी होती तो उस बेताल को वो वहीं पे रोकती। बेताल इस तरीके से इसके परिवार को तबाह नहीं कर रहा होता और अंजलि भी ठीक हो जाती। तो यहाँ पे जो मसालियाँ होती हैं वो भी गंदे प्रेत की तरफ में प्रवाहित हो जाती है, बिक जाती हैं, आप कह सकते हो एक ऐसे लैंग्वेज में। तो अब यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चलता है। अमावस्या में केवल 3 दिन बचे थे और बेताल ने ये चेतावनी दी थी कि 3 दिन में वो अंजलि को मार ही देगा। साथ ही साथ सुनीता की फैमिली में भी वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद हम छोटी-सी एक क्रिया कराते हैं क्योंकि तुरंत इतनी बड़ी एनर्जी को ट्रीट कर पाना बहुत मुश्किल है और इतनी जल्दी टाइम निकाल पाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेटिंग्स होती हैं। फिर हमने किसी तरीके से टाइम निकाला और अंजलि का केस किया सबसे पहले और सुनीता की फैमिली में छोटा-सा क्योर किया। इससे क्या होता है, थोड़ी शांति सुनीता की फैमिली को मिलती है, अंजलि को भी शांति मिल जाती है, वो आराम से सोती है। अगले दिन फिर हम एक क्रिया कराते हैं अंजलि की और सुनील और सुनीता की फैमिली की। फिर सभी की क्रिया हो जाने के बाद भी उनको धीरे-धीरे फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ने के बाद जो ये बेताल था, बेताल को एक जगह दी जाती है क्योंकि जब उसे छोड़ा गया था, उसे खून लेकर के ही कहा था कि तुम खून लेकर के ही आओगे।
यहाँ पे इस चीज़ का भी काम होता है कि अगर किसी को खून के लिए छोड़ा गया है तो वो बिना खून लिए तो नहीं आता है, पर इसके लिए भी एक क्रिया होती है जो कैमरे पे बता पाना बहुत ही गलत होगा। तो यहाँ पे उस चीज़ का उपचार किया जाता है बेताल को, फिर वो चीज़ देने के बाद इंसान का ही, क्योंकि नर के बराबर ही नर दिया जाता है, ठीक है? यहाँ पे आप किसी और चीज़ को नहीं दे सकते। तो फिर इस चीज़ को हम क्या करते हैं कि आप किसी इंसान की बलि तो नहीं चढ़ा सकते, तो इस जगह पे यहाँ पे हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे कि नर की जगह नारियल, है ना? तो सेम इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट दे करके बेताल को शांत किया जाता है सबसे पहले, फिर बेताल को एक जगह दी जाती है, वहाँ पे उसको बिठाया जाता है। अब भी उस जगह पे अगर कोई शाम को 6 बजे के बाद जाता है तो उसे वहाँ पे बेताल की हलचल महसूस हुआ करती है। और 6 बजे के बाद वहाँ पे कोई भी गाँव के लोग नहीं जाते। उसे जगह एक कुएँ के बगल में दी गई थी। कुएँ के बगल में मिट्टी खोदकर वहाँ पे एक पिंड बनाया गया था, वहाँ पे उसे जगह दी गई थी। उस कुएँ के पानी में हर किसी को आवाज़ आती है 6 बजे के बाद कि कोई उस कुएँ में डूब रहा है और वहाँ से फिर निकल रहा है। मतलब एक हलचल ये कंटिन्यू हुआ करती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप भले ही कितनी भी साधना कर लो या फिर कितने भी आगे बढ़ जाओ, एक बार जब आप किसी को क्योर करने की कोशिश करो तब आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ क्योर करना चाहिए, क्योंकि शक्तियाँ कितनी भी बड़ी हों, 24 घंटे में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि शक्तियाँ आपका साथ छोड़ देती हैं। तो हमेशा ही समझदारी के साथ काम करना चाहिए। आपने चाहे कितने भी तप, तपस्या इत्यादि की होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी को रखते हुए हमें सारे काम करने चाहिए। और अगर हम किसी भ्रम की स्थिति में हैं, तो हमें उससे निकलना चाहिए। जागरूक करने के लिए मैं आपको ऐसी वीडियोस बताती रहूँगी, और जो सवारी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, अगर आप चाहते हो कि इस पे खुल कर के बात हो और आपको खुल कर के एक पूरे अच्छे से ब्रीफली मैं समझाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।